Sir, why should we avoid eating yogurt, citrus fruit at night? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है जी। देखिए, टाइमिंग जो है खाने की वो आपके लाइफस्टाइल पे मुनहसर है और आपकी वो फूड हैबिट्स जो आपने डेवलप की हुई हैं ओवर द ईयर्स उस पे मुनहसर हैं। बाज़ लोग रेगुलरली सोने से पहले दही भी लेते हैं और बाज़ लोग रेगुलरली चाय भी पीते हैं, तो इस पर कोई ऐसा सच ममानियत नहीं है कि आप ये नहीं कर सकते। लेकिन जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो यही हैं कि मौसमों के हिसाब से या सर्दियों के हिसाब से जो एक्स्ट्रा थोड़ी बहुत प्रिकॉशंस होती हैं, उनके अलावा जो बेसिक प्रिकॉशंस हैं वो यही हैं, खाना साफ़ हो, पानी साफ़ हो, एक वक्त में ज़्यादा ना खाएं, खाना खाते फ़ौरन लेटे नहीं, भूख रख के खाना खाएं और कोशिश करें खाने के साथ पानी थोड़ा पिएं। और ये वो बेसिक चीज़ें हैं जो फूड एथिक्स हैं, खाना हाथ धो के खाएं, भूख रख के खाएं। तो ये वो चीज़ें हैं जो 12 महीने हैं, हर मौसम के लिए हैं, हर एक किसी के लिए हैं। टाइप ऑफ फूड टाइमिंग के हिसाब से कोई ममानियत नहीं है। अच्छा, what harm can come after drinking water right after this watermelon? अगर हम खा लेते हैं, आपको पता है ना, फ़ौरन ही तरबूज के साथ भी पी लेते हैं तरबूज के साथ। जी, तरबूज के साथ बेसिकली सादा पानी पीना फ़ौरी तौर पे इसलिए भी आम तौर पे ज़रूरत नहीं होती कि उसका वाटर कंटेंट बड़ा अच्छा होता है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं होती, वैसे प्यास भी नहीं लगती, लेकिन उसमें कोई हर्ज नहीं है। उस पे तरबूज के साथ फ़ौरी क्या, उससे पहले बाद में दरमियान में आप पानी पीना चाहें तो पी सकते हैं। सिर्फ एक ही शर्त है कि तरबूज साफ़ होना चाहिए, उसको धो के खाना खाने के बाद की बात ज़्यादा। जी, खाना खाने के बाद आप तरबूज एज ए स्वीट डिश भी ले सकती हैं, क्योंकि डिज़र्ट भी ले सकती है, क्योंकि उसमें मीठा होता है, और पानी भी पी सकती है उसके साथ। पानी भी पी सकते हैं, बिल्कुल। अच्छा, मगर नॉर्मली तो ये मना किया जाता है ना, हकीम हिकमत में सबसे ज़्यादा चीखे होते हैं, खाना खाने के ऊपर पानी ना पियो, मैदा ख़राब हो जाएगा, सड़ जाएगा, यही बातें। देखिए, खाना खाने के साथ पानी की मिकदार ज़्यादा होने से खाना कोई ग़िज़ा खट्टा पानी गले की तरफ आने का रुझान बढ़ सकता है, ब्लोटिंग बढ़ सकती है और फुलनेस का एहसास बढ़ सकता है। तो ये तो वो चीज़ें हैं जो एक्सेसिव ईटिंग के साथ और कोई भी ड्रिंक लेने के बाद हो सकता है। अब क्योंकि वाटर कंटेंट तरबूज का भी बहुत अच्छा होता है, तो इसलिए उसको कहा जाता है कि खाने के साथ ना खाएं, इसलिए कि वो फिर बहुत ज़्यादा फुलनेस का एहसास हो सकता है। लेकिन इत्तेदाल के साथ खाया जाए तो खाना भी खा सकते हैं, उसके साथ तरबूज भी ले सकते हैं और 1-2 घूंट पानी भी पी सकते हैं। Is there any effective remedy, कोई ऐसी चीज़ जिसमें आपको एसिडिटी जो होती है ना उसमें थोड़ा सा आराम आ सके? एसिडिटी की रूट कॉज को एड्रेस करने की ज़रूरत है जी। टेम्परेरी रिलीफ के लिए वो सिरप्स हैं, फिर वो कुछ कैप्सूल्स आते हैं जो आपने अक्सर लोगों को खाली मैदा खाते हुए देखा होगा, वो भी बहुत इफ़ेक्टिव हैं मैदे की तेज़ाबियत को ख़त्म करने वाला। ये बड़ी इफ़ेक्टिव मेडिसिन हैं, लेकिन उसकी वही वजह से जो रीज़न है उसको एड्रेस नहीं करेंगे तो ये सारे के सारे हाल आर्जी होंगे। मसलन हेलिकोबैक्टर पायलोरी ये एक जरासीम है जो हमारे पॉपुलेशन में अराउंड 80% उसकी प्रेवेलेंस है, मतलब 100 में से 80 लोगों के जिस्म में या मैदे में उसके असरात पाए जाते हैं। तो ये गंदे पानी, गंदी ग़िज़ा का जरासीम है। उसकी वजह से मैदे में तेज़ाब पैदा करने की सलाहियत बढ़ जाती है, उससे एसिडिटी, अल्सर, सूजन ये होने का चांस बढ़ जाता है। तो एक हमारे मुल्क में हेलिकोबैक्टर एक बड़ा मसला है। दूसरा एसिडिटी का बड़ा मसला जो है वो डायबिटिक्स में मैदे का स्लो होना है, उसकी वजह से एसिडिटी का एहसास या ब्लोटिंग का एहसास बढ़ जाता है। तीसरे नंबर पे पेन किलर्स का इस्तेमाल, एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल, स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल, ये वो चीज़ें हैं जो मैदे की इंटरनल लाइनिंग को मुतासिर करती हैं और उसकी वजह से जो मैदे में सूजन का असरात हैं और तेज़ाबियत के असरात हैं वो बढ़ जाते हैं। वेलकम बैक। हमारे पास आज जी डॉक्टर हैं, हम ख़ास तौर पे स्टमक के हवाले से बात कर रहे हैं। अच्छा, मैं ये पूछ रही थी, कुछ लोग वेट लूज़ कर रहे होते हैं तो जो डाइजेस्टिव उनका सिस्टम है वो सारा का निज़ाम सब कुछ ख़राब हो जाता है, तो ये इफ़ेक्ट करता है, कोई कॉज करता है, कोई इशू करता है? जब देखें, आप अपनी फूड हैबिट्स को ड्रास्टिकली अगर तब्दील कर लेंगे, एक दफ़ा एक बंदा नॉर्मल डाइट ले रहा है और उसके बाद वो लंबे लंबे फाके करना शुरू कर देता है, या एक ख़ास पर्टिकुलर फूड, जिस तरह आपने कीटो डाइट का लफ्ज़ सुना होगा कि ख़ास पर्टिकुलर टाइप की फ़ूड है, सिर्फ वो लेना शुरू कर देता है, या बाज़ लोग प्रोटीन डाइट पे चले जाते हैं, बाज़ मुख्तलिफ़ टाइप्स की डाइट्स हैं, तो वो उसका जिस्म एकदम से आदी तो नहीं होता, नहीं, उसको जब अडेप्ट करने के लिए टाइम चाहिए होता है, उस दौरान उसको डेफिनेटली मैदे और आंतों के मसाइल का सामना रहता है।
अच्छा, कुछ नहीं होता, मगर डाइटिंग के फ़ौरन बाद आपकी बात बिल्कुल सही है, चाहिए कीटो की डाइट हो या कोई नई किस्म की कोई डाइट, या अपनी जो लाइफस्टाइल है उसको चेंज करके अलग किस्म से आप कहते हैं कि नहीं भाई मैं हल्की फुल्की ये गज़ा खा लूँ, फिर उसके ऊपर आप लेमन वाले पानी, एप्पल साइडर वाले पानी और फिर सिट्रस वाली चीज़ें, इस तरह का जो आप इस्तेमाल शुरू कर देते हैं वो भी तो नुकसानदेह, उसके बारे में भी ज़रा बताइएगा। जी देखिए, मैदे और आंतों की और खुराक की नाली की इंटरनल लाइनिंग जो है वो बड़ी सेंसिटिव होती है। उसमें जब आप इस तरह के इरिटेंट, जिस तरह अभी आपने बात की सिरका है, या आपने बताया कि बहुत लेमिनेट, बहुत ज़्यादा लीमू का इस्तेमाल है, तो वो बाज़ औक़ात इरिटेंट इफ़ेक्ट लाता है, तो वो उसकी इंटरनल लाइनिंग की सोजिश का बायस बन जाता है, तो उससे फिर तेज़ाबियत, उससे जलन, उससे बाज़ औक़ात हाज़मे की ख़राबी इनडायरेक्टली उससे हो रही होती है, जो कि हम रेमेडी के तौर पे अपने वेट को रिड्यूस कभी कभार कर सकते हैं? जी कभी कभार कर कोई सकते फ़ायदे हैं। हैं इससे? देखिए उसका बहुत ज़्यादा इस तरह का कोई फ़ायदा नहीं है कि आप उसके साथ कोई इरिटेट करके उसको उसको कोई बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स ले रहे होते हैं, लेकिन एक ख़ास हद तक आप हर चीज़ ले सकते हैं, लेकिन क्या एक्सेस गैस ऑफ को कम एवरीथिंग करता है एप्पल साइडर विनेगर? नहीं, उसका कोई ताल्लुक नहीं है जिससे साथ। तो लोग तो गैस को कम करने के लिए भी, डाइजेस्टिव के लिए भी बहुत पी रहे होते हैं, तो नहीं, प्लीज़ बज़ाहिर इनको उसका भी बताएं कि ये कितना गलत है फिर। नहीं, गलत कुछ भी नहीं होता, उसका जो एक्सेसिव यूजेज है वो गलत होता है। देखिए कभी कभार किसी खाने के कंपोनेंट के तौर पे अगर विनेगर आप ले भी रहे हैं तो उस पर कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर उसको बिल्कुल एक आप रूटीन बना लें कि सुबह दोपहर शाम आपने यही पीते रहना है, तो वो कोई इतना अच्छा हेल्दी एटीट्यूड नहीं है। अब सर सोशल मीडिया का दौर भी है, सुबह उठते के साथ ही लोग कहते हैं बेड पे आँख खुले तो नीम गर्म पानी जो है ना उसमें नींबू डालो, उसमें शहद डालो, तो ये सब कुछ कर के तो हमें दे दो, कॉफ़ी के अंदर नींबू और ये नहार मुँह। अब ये जो खाली पेट ब्लैक कॉफ़ी पीना, खाली पेट इस तरह के पानी पीना, क्या ये मुज़र है? देखिए ये जो एलिमेंट्स हैं ना, सुनी सुनाई बातों पे तो अमल नहीं करना चाहिए। पहली बात ये कि आपने अगर डाइट आपने को चेंज करना है या आप अपना कोई टारगेट अचीव करना चाह रहे हैं तो प्रोफेशनल हेल्प लें। डाइट एक्सपर्ट बैठे हुए हैं और डाइटिशियन बैठे हुए हैं, उनसे, और ख़ास तौर पे मेरे जिगर के जो डॉक्टर बैठे हैं उनसे मशवरा करें कि आपके वज़न, आपके लाइफस्टाइल, आपके फूड हैबिट्स के हिसाब से वो आपको बना के देंगे फार्मूला, जिस पे आप अमल दरामद करते हुए अपना टारगेट भी वेट को बढ़ाना या वेट को कम करना, दोनों सूरतें हैं ना जी। तो ये नींबू पानी, कॉफ़ी, ये हार्मफुल नहीं है, इसमें कोई इफेक्ट नहीं है। ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन उसमें देखें अगर कॉफ़ी पी रहे हैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग ना हो, बहुत गर्म ना हो, ताकि वो इंटरनल लाइनिंग को तंग ना करे। लेना चाह रहे हैं बिल्कुल लें, स्टिमुलेंट है, सुबह उठते ही आपको एक किक स्टार्ट मिलता है, उस पर कोई हर्ज नहीं है, और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं ब्लैक कॉफ़ी में, उसमें दूध ना डालें, मलाई ना डालें, तो कॉफ़ी इज़ ए हेल्दी ड्रिंक, कोई इस पर। लेकिन कॉफ़ी की सिर्फ एक बुराई है, वो ये कि उसकी लत लग जाती है। जी, उसका वो कंपोनेंट भी है, लेकिन उसके साथ साथ आजकल के गर्मियों के मौसम में ये डिहाइड्रेटिंग ड्रिंक है। गर्मियों में ना लें, मतलब ना लें तो ज़रा सख्त लफ्ज़ है, उसका एक्सेसिव यूजेज ना करें। अच्छा सर, डायरिया में कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि ये बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, तो बिल्कुल ही जहर है? देखिए जहर कुछ भी नहीं होता है, लेकिन एक चीज़ जो अवॉइड करनी चाहिए वो एक तो ये है कि सरेआम खुले बाज़ार से मिले हुए मशरूबात डायरिया के साथ सोने पे सुहागा के काम करते हैं। उससे किस तरह से कि अगर एक कोई बग है जिसने ख़ुद से जिस्म से निकल जाना है और आप उसको डायरिया को ठीक करते हुए कोई गंदा पानी सरे बाज़ार कोई जूस पी लेते हैं या गन्ने का रस पी लेते हैं, तो वो उसके नतीजे में क्या होगा कि एक और तरह का कोई जरासीम अंदर चला जाएगा जो टाइफाइड कर सकता है, जो कॉलरा कर सकता है, जो बाज़ सूरतों में हेपेटाइटिस कर सकता है। तो दूसरे सूरत में एक्सेसिव जो लिक्विड इनटेक है जो हेल्दी है, डायरिया में यूज़फुल है, अगर वो कंटेमिनेटेड होगा तो ये एक बहुत ही बिग नो है। इसके अलावा जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, इसको डायरिया जब हो रहा हो, प्रोफ्यूज डायरिया हो, तो बहुत अच्छा एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा था दूध का, तो अवॉइड करना चाहिए दूध और मिल्क प्रोडक्ट्स को बहुत ज़्यादा। इसके साथ जो सबसे डायरिया में इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि डायरिया में फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स निकल रहे होते हैं, तो उसको आपने रिप्लेस करना नहीं भूलना।
अगर यही करेंगे तो एंड रिज़ल्ट होगा कि ड्रिप की सूरत में, हॉस्पिटलाइजेशन की सूरत में आपको ये सारी एक्सरसाइज फिर उधर जा करनी पड़ेगी। सर गर्मियाँ आती हैं, अस्पताल भर जाते हैं, इतने पेशेंट्स, ये पेट के अमराज बहुत से लोगों को शुरू हो जाते हैं। ये कौन कौन सी ऐसी बीमारियाँ जो अटैक करती हैं और ये अस्पताल भर लेती है? जी, अस्पताल बनने की वजह हमारी फूड हैबिट्स हैं। सरेआम तो ये देखें हमारा गैस्ट्रो का, जिसको उर्फ़ आम में डायरिया कह लें, उल्टियाँ कह लें, वो वाला मसला है। इसके बाद हेपेटाइटिस ए और ई, जो गंदे पानी, गंदी ग़िज़ा के ज़रिए, मुंह के ज़रिए से जाने वाला जरासीम है और पीला यरकान करता है, दूसरे नंबर पे वो है। तीसरे नंबर पे टाइफाइड फीवर, हमारे गंदे पानी, गंदी ग़िज़ा की सौगात है। वजह क्या है? वजह देखें, खाना जल्दी ख़राब हो रहा होता है फ़िज़ा गर्मियों के मौसम में। उसमें जब टेम्परेचर थोड़ा बढ़ता है तो बैक्टीरियाज़ की अफज़ाइश बढ़ जाती है, उसमें उसकी जो मल्टीप्लिकेशन है खाने में वो बढ़ जाती है। स्टोर्ड फूड जब हम कर रहे होते हैं, सोने पे सुहागा, कभी लोड शेडिंग, कभी इफ़ेक्टिव हम उसको स्टोर नहीं कर पा रहे होते, तो नतीजे के तौर पे जब हम हाफ़ कुक्ड फूड खा रहे होते हैं या हम पुराना खाना खा रहे हो जिसको प्रॉपर तरीके से गर्म ना किया हो, तो उस पर बैक्टीरियाज़ की अफज़ाइश इतनी हो गई होती है कि अंदर जाते ही वो गैस्ट्रो का और पेट की ख़राबी का बायस बनते हैं। दूसरी बड़ी वजह मशरूबात की तलब बढ़ जाती है, ज़रूरत बढ़ जाती है, और हमारे यहाँ खुले मशरूबात जिस गंदी बर्फ़ से बनते हैं वो एक बड़ी वजह है, क्योंकि बर्फ़ खानों में जो साफ़ पानी का ना होना और उससे फिर बर्फ़ का बन के डायरेक्टली हमारे मशरूबात में शामिल हो जाना भी एक ट्रेजेडी है। फिर इसके साथ ये खुलेआम जो हम खाने खा रहे होते हैं रेडियों से और सड़क के किनारों से, जहाँ हाथ धोने की भी जगह नहीं होती और जहाँ बर्तन साफ़ करने की भी जगह नहीं होती, और वहाँ के लेकिन खाने हम मज़ेदार समझ के किसी वजह से स्ट्रीट फूड के नाम पे खा रहे होते हैं, तो उसका इस्तेमाल गैस्ट्रो की एक बड़ी वजह है। गन्ने के रस के ठेले जो हैं, वहाँ उस गन्ने के रस को निकालने वाली मशीन की सफाई एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उसको आप देखें तो वहाँ पे मक्खियों की अफज़ाइश, क्योंकि मीठे का इस्तेमाल हो रहा था, मक्खियों की अफज़ाइश भी हो रही होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो गंदगी के बायस हमारे मुल्क में ख़ास तौर पे गर्मियों के मौसम में हॉस्पिटल्स भर जाते हैं मैदे के और आंतों के इन्फेक्शन से। थैंक यू सो मच। अच्छा, एक छोटी सी फक्की थी जो कि मेरी अम्मी बनाया करती थी, मैंने डॉक्टर साहब से पूछी भी, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, और डॉक्टर साहब ने भी इसको कहा है कि इस्तेमाल कर सकते हैं, जब बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग खा लें, कुछ कर लें तो हम खा सकते हैं ना। जी, कभी कभार किसी वक्त आप ले सकते हैं, रूटीन नहीं बनानी चाहिए। ठीक है, तो वो फक्की ये है कि कलौंजी, तेज़पात और देसी अजवाइन और काला नमक, इसको आपस में हम मिकदार ग्राइंड कर लें, मगर काला नमक कम रखिएगा, ठीक है। और जब आप उसको अच्छी तरीके से ग्राइंड करें तो ये फक्की बना लें। जब बहुत ज़्यादा कोई तेल, घी, गंदे किस्म के कोई खाने, कोई दावत खा लें तो आप उसका आधा चम्मच या 1 चम्मच खाएं, पानी पी लें, आप इंजॉय करेंगे और ब्लोटिंग कम हो जाएगी। अल्लाह हाफ़िज़।